Hello aspirants, welcome to our second session of Mains 500 सीरीज। पहले वीडियो में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड देख लिया था। ओके, आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा हो और जो क्वेश्चन हमने लास्ट में दिखे थे उनको अटेम्प्ट किया हो। नहीं भी किए तो एटलीस्ट आपके पास, अगर आपने प्रॉपरली लेक्चर देखा होगा तो यू हैव इनफ पॉइंट्स टू हैंडल क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी डायमेंशन से पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। अब देखिए, मैं आपको वही सारे टॉपिक्स करा रहा हूँ इन डिटेल जो हम डेली अपने जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें जो भी हम पढ़ते हैं। जब वो बार बार रिपीट होता है तो एक बार पहले मैं कंटेंट को इकट्ठा होने का वेट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में वो समझा देता हूँ। तो अगर आप डेली इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स उसी तरीके के आएंगे। अब आप में से कई लोग, स्पेशली जो फ्रेशर है, वो ये पूछते हैं कि ये न्यूज़पेपर में हम पढ़ तो रहे हैं बिखरे बिखरे पॉइंट, लेकिन हम कैसे नोट्स बनाएं। तो वो आप अब समझ जाएंगे कैसे हमने अपने वही पॉइंट्स जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहे पिछले 15-20 दिन से, उन्हीं से यूज करके हमने अपना टॉपिक तैयार किया है। ऑलराइट, तो देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहला आपको जानना है कि ये है क्या, व्हाट, इसके बारे में। ऑलराइट, दूसरा, अगर कोई नई चीज ला रहे हैं जिसमें पुरानी चीज को रिप्लेस कर रहा है या पुरानी चीज को अपने आप में मर्ज कर रहा है, तो यू शुड नीड टू आइडेंटिफाई कि इसकी जरूरत क्या थी, पुराने वाले में क्या लैग कर रहे थे हम लोग। ऑलराइट, जैसे ये जो फाउंडेशन है ये SERB को मर्ज करेगा अपने अंदर। ऑलराइट, तो इसमें ऐसी क्या कमियां थी जिनको पूरा करने के लिए हमें इसको लाना पड़ा, तो ये नीड हम लोग जरूर देखेंगे। दूसरा, फिर आप जो लेकर आ रहे हैं तो उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, कैसे हम इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। देन इसको इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आएंगे हमारे सामने। एंड लास्टली, क्या स्टेप्स या वे फॉरवर्ड हमें लेने की जरूरत है। राइट, तो आप कोई भी करंट अफेयर का अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसे इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। ऑलराइट, चलिए अब शुरू करते हैं। एंड प्लीज लेक्चर को पूरा देखिएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दें। तो सबसे पहले पहले हम ये देखते हैं कि इसका एम क्या है। हम इतने दिन से न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट एम निकल कर आते हैं इसके। देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी PDF PPT यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए सच यही है कि अल्टीमेटली आपको आप ही के हैंड रिटन नोट्स काम आएंगे। अब जैसे आज जब आप इसके हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे ना, इस सेपरेट सेपरेट हेडिंग सब हेडिंग पॉइंट्स में लिख लेंगे, उसके बाद जब न्यूज़पेपर में कुछ भी नई डेवलपमेंट आएगी ना, तो उसको इसी में ऐड करना है आपको, और आपका टॉपिक, आपके नोट सब तैयार होता चला जाएगा अगले साल के मेंस के लिए। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये 2024 वाले बच्चों को तो करना ही है, लेकिन 2023 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं जो लगता था कि इस साल तो नहीं पूछाएंगे, पूछाएगा। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था आकूस पर, ऑस्ट्रेलिया UK US का जो अलायंस हुआ है, ये मेंस के हार्डली शायद एक महीने पहले ही शुरू हुआ था, बट इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछा उसने। ऑलराइट, तो जो भी प्रीलिम्स से मेंस के बीच में आता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं इसके एम्स की। तो जितना हमने अभी तक न्यूज़पेपर में एनालिसिस किया, हमें तीन एम्स के निकल के आए। पहला, कि हमें एक रिसर्च कल्चर डेवलप करना है अपनी कंट्री में, रिसर्च या कह लो इनोवेशन का एक कल्चर डेवलप करना है। ऑलराइट, ये एम मैं आपको सिर्फ पॉइंट वाइज बता रहा हूं, बट आप जब लिखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन में उसे प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। ऑलराइट, वो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। सेकंड, दूसरा, कि हमारे यहाँ रिसर्च में फंडिंग बहुत पुअर है। मैंने आपको कई कंट्री से कंपैरिजन भी दिए थे, तो हमें फंडिंग इसमें इंप्रूव करनी है। एंड तीसरा, कि हमारे देश में एकेडमिया एंड इंडस्ट्री का लिंकेज ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एकेडमिक्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री में बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, इंडस्ट्रीज में जिस चीज की जरूरत है वो एकेडमिक्स में पढ़ाया नहीं जा रहा है। ऑलराइट, और अगर एकेडमिक्स कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे हमारे IITs वगैरह हैं, IISc बैंगलोर है, इनमें अगर कोई रिसर्च होती भी है तो फिर उसको कैसे हमें कमर्शियलाइज करना है कि इंडस्ट्रीज उसको यूज कर सके और आगे उसको मार्केट कर सकें उस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट में यूज करके। ऑलराइट, तो ये हमारे तीन मेजर एम है इसको लेकर। क्लियर, अब मैं इन तीनों पर एक एक करके बात करता हूं। तो देखिए, हमें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन का जो कल्चर डेवलप करना है, उसमें हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। पहला, कि हमारा अप्रोच होना चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ऑलराइट, एक सेग्रीगेटेड या सिलोस में रिसर्च नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी। इनको आपस में इंटीग्रेट करना है ताकि एक हॉलिस्टिक आउटपुट आए हमारे पास।
और अब जैसे आप देखते हैं कि हम लोग जीएम क्रॉप वगैरह में कुछ डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका पूरा एग्रीकल्चर साइंस यूज हो रहा है, आपकी बायोलॉजी यूज हो रही है, उसके बाद आपकी जब उसका हम लोग फील्ड ट्रायल वगैरह करते हैं तो हमें अपनी एनवायरमेंट साइंस भी यूज हो रही है। तो इस तरीके से हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पर डेवलप करने की जरूरत है। ऑलराइट। दूसरा दूसरा है हमारा फंडिंग। तो अगर इसकी पर्टिकुलर बात की जाए तो यहाँ पर 50,000 की फंडिंग दी जाएगी इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, 23 से लेकर 28 तक। ओके। एंड इस 50,000 में से 36,000 हम लाना चाहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज से कि ये कंट्रीब्यूशन आप कीजिए। ऑलराइट। उसके अलावा बचा हुआ 14,000 में से 10,000 हमें मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी का 4,000 जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी है SERB, इसको जब आप मर्ज कर देंगे इसमें तो बाकी का 4,000 वहां से आएगा। इस तरीके से हमें मिलेगी 50,000 की फंडिंग। ऑलराइट। देन इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इस बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो देखिए, पहले तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा इस बॉडी का, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज फर्स्ट फैक्ट यू शुड रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स। ओके। इसके बाद हम बनाएंगे एक गवर्निंग बोर्ड। और एक गवर्निंग बोर्ड होगा हमारा 16 मेंबर्स का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके हेड होंगे खुद प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये दोनों इसके वाइस चेयरमैन होंगे। ऑलराइट। बाकी सब हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, एकेडमिक से आएंगे, या जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो कंसीडर किया जा रहा होगा उस वक्त उस फील्ड से कुछ एक्सपर्ट्स लाए जाएंगे। ऑलराइट। तो ये हो गया गवर्निंग बोर्ड। फिर इसके नीचे होगा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो सारे डिसीजन लेगा एक एक्सपर्ट की तरह। ऑलराइट। और इसके जो हेड होंगे वो होंगे हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये इतना आप याद रख लीजिए अच्छे से, इसका जो कॉम्पोजिशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है इसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, गवर्निंग बोर्ड बनाएंगे 16 मेंबर्स का, और उसके नीचे एक होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ऑलराइट। तो ये बताया मैंने आपको अभी तक इसके बारे में सारे बेसिक्स। अब चलिए हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि हमें जानना है कि इसकी नीड क्या है। चलिए, नीड, हमें जरूरत क्यों पड़ रही है इस बॉडी को बनाने की। तो देखिए, आप एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको वहां पर एग्जाम में 20 क्वेश्चन जब दिए जाते हैं ना, तो अगर आप सिर्फ वर्ड बाय वर्ड लिखने जा रहे हो तो बिलीव मी विद ऑल माई एक्सपीरियंस इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू राइट दोज 20 क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ वर्ड बाय वर्ड कर रहे हो। इसलिए कोशिश कीजिए जहां जहां आपको मौका मिले आप फ्लो चार्ट को यूज जरूर करें। ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जैसा फ्लो चार्ट बनाने का मन करे वैसा बना लेना, लेकिन बनाना जरूर। पहली जरूरत क्या थी हमारी, फंडिंग को लेकर। क्योंकि ये जो हमारे पास अभी तक फंडिंग है ना, वो काफी इनसफिशियंट होती है। हमारे यहाँ ज्यादा फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं दी जाती। जैसे कि मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस के डेटा से ही बताया था उस दिन कि हमारे यहाँ पर फंडिंग हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट 0.84% ऑफ जीडीपी इन 2008। उम्मीद हम ये करते हैं कि जैसे जैसे आगे जाएंगे ये बढ़नी चाहिए, राइट। लेकिन ये उल्टा हमारी गिर के 0.69% पे आ गई इन 2018। ऑलराइट। तो यहाँ से हमारी फंडिंग जो है और उल्टा डिक्रीज हुई है। और अगर हम दूसरी कंट्री से कंपैरिजन में करें तो चाइना इन्वेस्ट करता है अपनी जीडीपी का 2.1%, और उसकी जीडीपी हमसे ऑलरेडी 4 टाइम्स बढ़ी है, तो उसका 2% हमारे 0.69 से तो कहीं ज्यादा होगा। ऑलराइट। यानी कि अगर दूसरी कंट्रीज, दूसरी ब्रिक नेशन ले लीजिए आप, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अगर वो 4% भी अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी जीडीपी का 4% और चाइना की जीडीपी का 2%, चाइना का बहुत ज्यादा जाएगा। ऑलराइट। तो आप इसको उस कंटेक्स्ट में देखिए। इवन अगर आप बात करें तो इजराइल 4.3% अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देता है। ऑलराइट। तो देखिए हम लोग कितनी पुअर सिचुएशन पे खड़े हैं। एंड वी टॉक अबाउट बिकमिंग विश्व गुरु। एंड बिना टेक्नोलॉजी के कोई कंट्री वर्ल्ड पावर नहीं बनी है आज तक, इसलिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं। ऑलराइट। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि हमें क्या नीड है,
दूसरा, मैंने आपको अगेन इंडियन एक्सप्रेस के टाइम ही बताया था कि हमारे यहाँ जो पेटेंट्स फाइल होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। एंड इसमें आप कोट करेंगे वीपो की रिपोर्ट को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को कोट करते हैं ना तो वो वेटेज लाता है आपके आंसर में। अगर आप सिर्फ अपना पॉइंट लिख रहे हैं नॉर्मली तो वो नहीं माना जाता उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल, लेकिन अगर किसी इंटरनेशनल बॉडी की रिपोर्ट को कोट करेंगे दैट मेक ग्रेट सेंस। ओके, तो अगर हम इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो चाइना में फाइल होते हैं करीब करीब 15 लाख पेटेंट्स। ऑलराइट, एंड इस 15 लाख में से इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90% पेटेंट्स इनके खुद के रेसिडेंट्स करते हैं। ये नहीं कि जो लोग इनके रेसिडेंट जो बाहर वर्क कर रहे हैं या इनके सिटीजन जो बाहर वर्क कर रहे हैं वो नहीं, 90% इनके खुद के रेसिडेंट्स फाइल करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर रिसर्च का एनवायरमेंट कितना स्ट्रांग है कि वहीं पढ़ने वाले लोग पेटेंट्स के लिए फाइल कर रहे हैं। ठीक है, यूएसए की बात करेंगे आप तो 6 लाख करीब पेटेंट्स यहाँ पे फाइल हुए हैं, और इंडिया में फाइल हुए हैं सिर्फ 45K। ओके, एंड जरूरी बात यह है कि इस 45,000 में से भी 70% पेटेंट्स हमारे नॉन रेसिडेंट्स ने फाइल किए हैं, यानी कि जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं या फॉरेन में रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ, तो हम इस 45,000 पर भी प्राउड फील नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड है कि जो ग्रांट्स मिलता है उनकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर। ऑलराइट, जो भी ग्रांट्स हमें मिल रहे हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अभी जो एससीआरबी बॉडी है ये जो भी ग्रांट देती है उस ग्रांट में से ऑलमोस्ट 65% जो फंड है वो तो अकेले आईआईटीज ले जाते हैं। और या कह लीजिए कि आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज बची उनका क्या करें? उनके पास तो फंड पहुंचता ही नहीं है। ऑलराइट, तो एक तरह का और ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि जो ऑलरेडी इस चीज में आगे है वो और आगे जा रहा है, लेकिन जो पीछे रह गया है वो तो शुरुआत भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको उतना फंड मिल ही नहीं पाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, हमारी जो भी रिसर्च अभी हो रही है वो काफी फ्रेगमेंटेड है। ओके, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी की, कि सभी डिसिप्लिनरी अगर जैसे एक में हो रहा है कोई एक चीज में, हम जैसे जेनेटिक्स में अगर काम कर रहे हैं तो जेनेटिक्स में बायोलॉजी का भी यूज हो रहा है, वहां पे केमिस्ट्री का भी यूज हो रहा है, वहां पे एनवायरमेंट साइंस का भी यूज हो रहा है, बट सब अपने अपने अलग अलग सिलोस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है उनका इस रिसर्च को साथ में लेके। ऑलराइट, काफी फ्रेगमेंटेड है, आइसोलेशन में वर्क कर रहे हैं हमारे लोग। ओके, और इस वजह से डिप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाता है एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें शायद पहला पॉइंट अगर क्वेश्चन में कुछ होगा तो वो यही होगा कि हमें इसकी नीड क्या थी लाने की। तो आप जब इस तरीके से अपने पॉइंट्स बना के रखेंगे तो आपको आई पर्सनली बिलीव कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, लो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन। अभी देखिए, अभी तक मैंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखा है जो आपने अभी तक इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में नहीं सुना था। हम करीब 27 जुलाई से हमने शुरू किया था इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन, तब से लेके आज तक न्यूज में जितनी भी बार आया एनआरएफ ये सारे पॉइंट्स उसमें आए हुए हैं। तो अगर आप अब जब से फॉलो करें इंडियन एक्सप्रेस तो आप अभी इसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि आपने ये सारे सुना है, ये डेटा भी आपको मैंने उस टाइम काफी एम्फेसाइज करके बताया था। ठीक है, अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए 35% इन्वेस्टमेंट या फंडिंग कह लीजिए ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से आता है, 65 अभी भी गवर्नमेंट को ही देना पड़ रहा है। ठीक है, जबकि अमेरिका टाइप के आप कंट्रीज में जाएंगे ना वहां पे इवन कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज में, उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज टाइप में जहां पर जो सबसे बड़ी बड़ी रिसर्च होती है ना वो या तो प्राइवेट सेक्टर ही उनको देता है कि आप रिसर्च कीजिए, इस टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए, बनाइए, फिर हम लोग इसको मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में। क्योंकि या तो वो फंडिंग देते हैं प्राइवेट सेक्टर, या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि उन्हीं कॉलेज से जो एलुमनी निकल गए हैं वही लोग अपनी सैलरी का काफी हिस्सा रिसर्च में दे देते हैं ताकि उनका कॉलेज और आगे प्रोग्रेस करे, जो कि इंडिया में देखने को नहीं मिलता। एक बार यहाँ से आईआईटी करके कोई चला गया फॉरेन, फिर उसके बाद वो फंडिंग देने की परवाह नहीं करता, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट, वो एटीट्यूड इंडियंस में नहीं है। चलिए, अगर आप इसराइल की बात करेंगे ना तो इसराइल में करीब 88% इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। इसलिए आप देखिए कि वहां का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो बहुत हाईली प्रोडक्टिव है। उन्होंने रेगिस्तान में
खेती करना आसान नहीं है, बट उनके प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट ने कर दिखाया है ये सब। ऑलराइट। हवा से वो हवा में से ही वेपर्स निकाल के पानी तक बना लिया उन लोगों ने। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसका एक ही मोटिव रहता है कि मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिसे मैं इंस्टेंटली यूज कर सकूं, प्रॉफिट मोटिव से। नेक्स्ट, अब जो रिसर्च हमारे थोड़ी बहुत हो भी रही है ना, लेकिन हम लोग लैक कर रहे हैं अपना फोकस ऑन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। अब टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ या आप भी रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी ना, टेक्निकल चीजें, मेडिकल चीजें। और लेकिन आप एक बात कीजिए कि रूरल डेवलपमेंट है, ओके, कैसे हम अपने गांव को और बेटर बना सकते हैं, ये सब भी तो एक रिसर्च के थ्रू ही निकल के आता है ना, किस तरीके से हम लोग किस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे इसका कि कैसे हमने आईआईटी के साथ टाई अप करा है कि आप ये रिसर्च रूरल डेवलपमेंट को बेटर बनाने पे काम कीजिए। उसी तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी बात है, मैंने आपको बताया था 80% हमारे यहाँ डिजीज बर्डन जो है वाटर बॉर्न है। तो विलेजेस में कैसे सैनिटेशन को बेटर बनाया जा सके, ऑलराइट, कैसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पहुंचाया जा सके, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे बहुत मुश्किल है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत रेयरली अवेलेबल है, कई कई किलोमीटर उनको जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ न्यूज आर्टिकल से स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं ताकि आप देख सकें। ये देखिए, IITs to help promote sustainable rural development. Okay, IIT will focus on improving sanitation, e-governance, promoting organic agriculture. अब ये तो रिसर्च से ही आता है ना हमारे पास, alternative sources of energy and village entrepreneurship. Okay, then IIT Delhi signs MOU with RDO for agriculture and rural development. तो इस तरह के, अब जब एक बार मैं आपको ये पूरा टॉपिक करवा दूंगा, उसके बाद जब इस तरह की न्यूज आएंगी तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है एंड आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने आप को पूरा तैयार कर सकते हैं अगले मेंस के लिए। ऑलराइट, ये हैं आपके सारे कीवर्ड्स जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। और देखिए, आप अगर इस तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे ना, मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ, आप हमेशा मंडे टू सैटरडे बहुत पढ़ाई कीजिए, लेकिन संडे अपना सिर्फ रिवीजन के लिए कीजिए। और वो रिवीजन तभी होगा जब आप नोट्स इस तरीके से बनाएंगे। अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा 2 पेज की लंबी वर्ड बाय वर्ड लिखी हुई, वो पढ़ी नहीं जाएगी आपसे संडे को। अगर आपने इस तरीके से नोट्स बनाए होंगे तो ही पढ़ पाओगे आप। ठीक है, तो चलिए, नीट तो हो गई। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज सिग्निफिकेंस। यानी कि अब हम देखेंगे कि कैसे हमें एनआरएफ हेल्प करेगा इन सब नीड्स को फुलफिल करने में। राइट, चलिए, फर्स्ट सिग्निफिकेंस। अगेन मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वही यूज करूंगा जो हम इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस कर चुके हैं, ताकि आप रिलेट कर सकें कि न्यूज़पेपर कितना हेल्पफुल होता है आपको। ठीक है, तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल है डेमोक्रेटाइज फंडिंग। ऑलराइट, क्योंकि ऊपर ही मैंने आपको बताया 65% इन्वेस्ट जो भी फंड होता है वो कहाँ चला जाता है, आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ऑलराइट, लेकिन अब अगर जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो सपोज कीजिए कि आप रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, तो उनको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। अगर आप लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा, जैसे महिंद्रा जी ने, आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया था, एक लड़के ने क्या किया था कि उसने पूरे ट्रैक्टर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर लिया था। अब उसने कैसे किया था पता नहीं मुझे, लेकिन उसने वो वहां पे फील्ड में ट्रैक्टर चला रहा है आराम से अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करके, ट्रैक्टर पे कोई बैठा भी नहीं है। तो उसको आनंद महिंद्रा जी ने पर्सनली ट्वीट करके अप्रिशिएट किया था एंड उन्होंने कहा था कि आप मुझसे मिलिए। ओके, तो ऐसे लोग जो बिना, मतलब एक प्रॉपर डिग्री नहीं है हमारे पास प्रॉपर कॉलेज नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा, इसे हम लोग कहते हैं फ्रुगल इनोवेशन, मतलब जुगाड़ वाली बात। फ्रुगल मतलब जुगाड़। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कैसे फंडिंग मिलेगी, अगर सारा फंड कॉर्नर कर लिया जाए बाय आईआईटीज एंड अदर एलिड इंस्टीट्यूशन। राइट, तो हमारा पहला गोल है डेमोक्रेटाइज दी फंडिंग। ठीक, सेकेंड सेकेंड हमें करना है प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अरे, एग्जाम्पल, आप ऐसे जब भी कुछ लिखेंगे आप हमेशा एक एरो लगा के नीचे एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, दैट विल फैच यू वेरी गुड मार्क्स। ये आप मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, श्रुति शर्मा मैडम की कॉपी में अगर आप लिखेंगे तो यही सबसे इंपैक्टफुल चीजें थी।
हर एक पॉइंट पे करंट से रिलेटेड एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हुआ था, और वो एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं आपकी न्यूज़पेपर से। इसलिए मैं आपको डेली न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से कराता हूँ। एनीवे, तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, अगेन इसमें एग्जाम्पल दीजिए आप जेनेटिक्स का, ठीक है, क्योंकि देखिए जेनेटिक्स में आप बायोलॉजी तो आपको यूज करनी ही है। इसके अलावा आपको डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करना है, उसके लिए आपको केमिस्ट्री की भी जरूरत पड़ती है, मतलब केमिस्ट्री फील्ड से भी आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। उसी के बाद हमें एनवायरनमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे हमने जीएम क्रॉप बनाए तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, तो इसलिए हमें ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रमोट करनी है। वरना होता है क्या है, जीएम क्रॉप जिसने बना लिया वो पूरा प्रेशराइज करने लग जाते हैं गवर्नमेंट को, प्लीज इसको रिलीज कीजिए मार्केट में। जैसे जीएम मस्टर्ड को रिलीज करने, बीटी ब्रिंजल को रिलीज करने के लिए कंपनियां प्रेशराइज करती हैं गवर्नमेंट को, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की जो बॉडी है जीएसी उसको रोक देती है कि यार इसके अभी पहले हम लोग प्रॉपर टेस्ट तो कर लें कि इसकी ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो आप सोचिए कि अगर वो सब आपने जीएम क्रॉप बनाते टाइम ही अगर एनवायरमेंट साइंस को उसी टाइम कंसिडर करके रिसर्च में ही इन्वॉल्व कर लिया होता, तो एटलीस्ट अब जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है उसके बाद रुकावट नहीं आती ना। इसलिए हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने की जरूरत है। दूसरा, हमें अपनी जो इंडस्ट्रीज है यानी कि प्राइवेट सेक्टर, उसे एनकरेज करना है फंडिंग के लिए। इंडस्ट्री से फंडिंग लेनी है हमें। तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें ऑलरेडी टोटल 50,000 का फंड रखा गया है, जिसमें से 36,000 की फंड आएगी प्राइवेट सेक्टर से। ऑलराइट, 10,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट, जस्ट सेकंड, ऑलराइट। अब हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मेंटरशिप भी देनी होगी। कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अब फंड दे दिया एंड काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे लीड इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आईआईएससी, ये रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, आईआईएससी बैंगलोर। तो अगर ये हमारी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है, दूसरे कॉलेजेस हैं, अगर ये इनको हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फंडिंग मिल रही है एनआरएफ से, देन यू कैन थिंक कि एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, यानी कि यू कैन से दैट एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा ये इन्हें। ऑलराइट, दिस इज अनदर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कि एड्रेसिंग सोसाइटल चैलेंजेस। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में या मोबाइल्स और इन चीजों को भी बनाना है, हमें अपने सोसाइटल चैलेंजेस भी एड्रेस करने हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी। आज भी हमारे यहाँ कुछ गांव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आ रही है, क्योंकि वहां तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना ही आसान नहीं है। ओके, तो फिर वहां पे आप लोग सोलार लालटेन वगैरह इस तरह की चीजें दे देते हैं। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बातें करें, तो इस तरह के सोसाइटल चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए भी एनआरएफ इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, देयर इज एन अर्जेंट कॉल। या बैक। सो ये हो गए हमारे सिग्निफिकेंस, और इट सफिशिएंट है हर चीज में। अगर आपको 5-5 पॉइंट्स याद हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो सिग्निफिकेंस की बात हमने की, डेमोक्रेटाइज फंडिंग, प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इंडस्ट्री फंडिंग मतलब प्राइवेट सेक्टर की, एंड हमें मेंटरशिप प्रोवाइड करनी होगी, हैंड होल्ड सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एंड हमें अपने सोसाइटल चैलेंजेस को भी एड्रेस करना होगा। राइट, सो दैट्स अबाउट सिग्निफिकेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि हर चीज में चैलेंजेस तो आपको मिलते ही हैं। चलिए, ओके, चैलेंजेस। फर्स्ट, आप इक्विटेबल फंडिंग कैसे इंश्योर करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि देखिए, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको आपको आपको इसको इक्विटेबली सभी सेक्टर में भी डिवाइड करनी है पहले तो।
चाहे वो एनवायरमेंट फील्ड में वर्क कर रहे हो, इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हो या बायोलॉजी में वर्क कर रहे हो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वॉट एवर, आपको सेक्टर वाइज इसको करना है। दूसरा, आपको जियोग्राफिकली भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट, चाहे वो सेमी अर्बन एरियाज हो, रूरल एरियाज हो, आपको उधर भी ध्यान देना है। दूसरा, अभी जो पैटर्न है कि आईआईटी कॉर्नर दी बल्क ऑफ द फंडिंग, तो इस पैटर्न को ब्रेक करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट चैलेंज, राइट। सेकेंड, अब हम बात तो कर रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की, लेकिन इनको इंटीग्रेट करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स रिसर्च। ओके, क्योंकि देखिए सोशल साइंस की बात करें या आर्ट्स की बात करें या ह्यूमैनिटीज की बात करें, इनको भी हमें प्रमोट करना है, लेकिन कैसे करोगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको बैलेंस करनी होगी इन सबकी रिक्वायरमेंट्स, इनकी नीड, इनकी फंडिंग। और जबकि सच ये है कि इन सभी की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिक है अपने आप में, राइट। तो इनकी यूनिक रिक्वायरमेंट को आप कैसे बैलेंस करोगे, कैसे आप इनके इंटरेस्ट बैलेंस करोगे, दैट इज अनदर चैलेंज, राइट। देन अब हमें एक और बैलेंस करने की जरूरत है, कमर्शियल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कमर्शियल वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि देखिए, सपोज कि आप रिसर्च करके बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो, आप डेवलप करते हो एक मेडिसिन, राइट, किसी बीमारी के लिए। अब इस मेडिसिन की जरूरत है पब्लिक को, लेकिन इसमें रिसर्च कॉस्ट बहुत आई है, और क्योंकि आपने मेजोरिटी फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से ली है, तो उनका गोल क्या था, प्रॉफिट बनाना। तो अब आप कैसे इस चीज को बैलेंस करोगे कि आपको दवाई अपनी पब्लिक को प्रोवाइड भी करनी है, क्योंकि पब्लिक आपकी अपनी है, कोई फॉरेनर तो है नहीं, और ना आपकी यूनिवर्सिटी फॉरेनर है जिसने ये रिसर्च की है। तो आप इसको कैसे इंश्योर करोगे कि जो प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया था उनको सफिशिएंट प्रॉफिट भी मिल जाए, लेकिन पब्लिक को भी वो चीज अवेलेबल हो जाए एट अफोर्डेबल प्राइस, राइट। तो इसमें ये जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखा गया है, 50,000 में से 36,000, ये अपने आप में एक चैलेंज है। वो इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मोटिव से, तो फिर आप कैसे इंश्योर करोगे कि ये चीज जो डेवलप हुई है वो अफोर्डेबल भी हो पब्लिक को, ऑलराइट। एंड लास्ट चैलेंज इज कि आप जो सर्व ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके, वो अफेक्ट ना हो, ये कैसे आप इंश्योर करेंगे दैट यू हैव टू मेक दिस मर्जर पॉसिबल विदाउट अफेक्टिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, विदाउट अफेक्टिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ चैलेंजेस। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो लेक्चर। इक्विटेबल फंडिंग इंश्योर करना एक चैलेंज है, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स रिसर्च ये एक चैलेंज है, कमर्शियल वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, एंड सर्व का जो मर्जर है वो स्मूथ होगा, वो इंश्योर करना है हमें, कि अपने आप में कुछ चैलेंजेस हैं, ऑलराइट। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कुछ स्टेप्स जो हमें ध्यान रखने होंगे आगे जाते हुए इस प्रोसेस में, ठीक है। पहला पहला तो आपके पास एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए इसको इवेल्युएट करने के लिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन सिस्टम। देखिए, सारे पॉइंट ऐसे हैं जो अगर आपने एक बार पढ़ लिए ये आपके दिमाग में छप जाने, क्योंकि एवरीथिंग ऑफ जो हमने इसमें डिस्कस की सब कुछ आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए, अगर फेयर एंड प्रॉपर इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी फंडिंग कहाँ जा रही है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जा रही है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, या स्पेस रिसर्च में जा रहा है, या ह्यूमैनिटीज में जा रहा है, सोशल साइंस रिसर्च में जा रहा है, कहाँ जा रही है ये सारी फंडिंग, राइट। दूसरा, कि ये ज्योग्राफिकली जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, क्या ये ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब में प्रॉपर, या अगेन आईआईटीज या कुछ बड़े इंस्टीट्यूट ही पूरा फंड को कॉर्नर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, कि ये जो भी फंडिंग के नाम पे पैसा ले रहे हैं लोग, इनका आउटपुट क्या आ रहा है, और जो आउटपुट आ रहा है क्या वो जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, क्या वो कमर्शियली यूजेबल है, कमर्शियली वायबल है क्या वो यूज करना। जैसे ऑक्सफोर्ड ने अभी कोविड के टाइम पे जब ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन डिस्कवर की थी, लेकिन कोविशील्ड थी या कोवैक्सीन, आई एम नॉट श्योर, ओके, शायद कोविशील्ड थी।
ठीक है, तो उन लोगों ने उस पर पेटेंट नहीं लिया था, उन लोगों ने इंडस्ट्री को दे दिया था कि आप बना लो दवाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता को भी जरूरत है। तो वो चीज हमें देखनी होगी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो सिर्फ पेपर पे ही है, पब्लिश करने के लिए ही हो रही है, या उसका प्रैक्टिकल कुछ यूसेज भी पॉसिबल है। तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सिर्फ नाम पे आप दिए जाएंगे फंडिंग और उसका कोई आउटपुट ही ना निकल रहा है तो फिर दिक्कत होगी। ये यार ये क्या हो जाता है। एनीवे आप समझ गए ना। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन सिस्टम, राइट। दिस इज फर्स्ट जो हमें इंश्योर करना होगा। दूसरा, सिक्योर इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट, secure industry involvement but keeping large public interest at the core। इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो, वो फंडिंग करे, लेकिन ये नहीं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही हमारा एक सोल मोटिव है, आपको पब्लिक इंटरेस्ट भी इंश्योर करना होगा उसके साथ। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार, जब रिसर्च हो गई है उसके बाद सरकार उनको दे सकती है एक लमसम अमाउंट कि इसको इसी रेंज में आपको आगे सेल आउट करना है, जैसे दवाइयों के केस में हम लोग करते हैं एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा हमें इंश्योर करना है कि स्मूथ ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन फॉर सर्व। ये हमारा तीसरा स्टेप जो हमें ध्यान रखना होगा, ताकि हमारे जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हमें बढ़ाना होगा। कोलैबोरेशन बोल लीजिए या कॉम्पिटिटिवनेस बोल लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पीट कर पाएंगे तभी आप फॉरेन में अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को। अगर आपके प्रोडक्ट्स ही अच्छे नहीं है तो आप कैसे कॉम्पीट करोगे। ओके, एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, अगर आप रिसर्च में अच्छे हो तो बाहर की कंपनीज, बाहर की कंट्रीज आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं, जैसे हमारे इस वक्त इसरो के साथ हैं। राइट, काफी। एंड लास्टली कि हमें अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं इनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये हार्श फैक्ट है बट ये सच है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं दे आर नॉट इन कंडीशन, मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज, ओके, हमारे यहाँ सैकड़ों है, 800-900 यूनिवर्सिटीज हैं, बट इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो अभी डाउटफुल है काफी। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड कोलैबोरेशन, एंड यहाँ पर एक स्मूथ ट्रांजिशन करना है सर्व का। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक चल रहा है ऑलरेडी, इंडिया टेक्स ओवर एज काउंसिल चेयर ऑफ, सॉरी, या इंडिया टेक्स ओवर एज द काउंसिल चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ठीक है, 3D 4D प्रिंटिंग, ओके, ये सब क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब ऐसी रिसर्च है जो छोटे मोटे लेवल पे नहीं हो सकती, इनमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, और वो जब भी होगा जब आपकी यहाँ वो रिसर्च का एनवायरनमेंट होगा, तभी कंपनीज आपके साथ कोलैबोरेट करेंगी। आपकी यहाँ उतनी स्किल्ड मैन पावर होंगी, आपकी रिसर्च अकेडमीज, आपके यूनिवर्सिटीज, आपके इंस्टीट्यूशंस उतने सक्षम होंगे। ऑलराइट, तो इसी के लिए हमारा ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ये एक बहुत ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव है और इसको पूरा करना भी होगा। ऑलराइट, तो हमने आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। आई होप कि आपके पास अब सफिशिएंट, यानी क्या हो जाता है रियली डोंट नो, एनीवे सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि व्हाट नीड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। ऑलराइट, फिर हमने सबसे पहले देखा एम, और देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड जो बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन कल्चर, एकेडमी इंडस्ट्री लिंकेज, इस तरह के वर्ड्स अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो बस ये देखकर ही आपको आंसर में मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि यार मेरे लिखने की स्किल्स अच्छी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप न्यूज़पेपर में फोकस नहीं कर रहे हो उन कोर वर्ड्स पे। जैसे जब आप लोग स्कूल में होगे, जब 9th-10th में, तो आपको क्वेश्चन दिया जाता था ओजोन लेयर डिप्लीशन पे, वहां पे टीचर एक वर्ड ढूंढता था आपके आंसर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा है बच्चे ने या नहीं लिखा है। वैसा ही अगर आप ये इस तरह के वर्ड्स जो बिल्कुल एकदम बार बार आते रहते हैं आपके न्यूज़पेपर में, या ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन होते हैं, राइट, जो हम एडिटोरियल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अगर आप इस तरह के वर्ड यूज करते हो ना तो आपको आंसर जल्दी मिलते हैं, और आपकी आंसर कॉपी जितनी जल्दी चेक होती है उतना ही सामने वाले को लगता है कि हाँ ये सही है। और आपके एक दो आंसर में जहां उसको पता चला कि इस बंदे का नॉलेज कितना बढ़िया, तो आपको आगे उसी हिसाब से अगले आंसर्स में मार्क्स दिए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट,
फिर उसके बाद मैंने आपको ये तीनों पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन किए कि मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च से क्या मतलब है और फंडिंग से क्या मतलब है, और फाइनली इसका कॉम्पोजिशन। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन समझना आपको। ठीक है। दूसरा फिर हमने देखा कि इसकी नीड क्या थी, तो उसमें हमने 6 पॉइंट्स देखे। अगेन आप बस इन 6 पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से रखिए, रिवाइज कीजिए, और फिर ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है इसको लिखिए मत, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। ये चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आनी चाहिए, तभी आप वहां लिख पाओगे। वहां पे याद किया हुआ रिकॉल करके लिखना आसान नहीं होता, वो हो भी नहीं पाएगा वहां रिकॉल। आपको सिर्फ रिकॉल होंगे तो ये कीवर्ड्स आपके, डेमोक्रेटाइज फंडिंग, प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, बाकी ये सब चीजें तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है जो आपको करनी है खुद से। ऑलराइट। उसके बाद हमने देखे चैलेंजेस, उसमें हमने देखा 4 चैलेंजेस इंपॉर्टेंट। देन हमने देखे स्टेप्स क्या लेने हैं इसके लिए, तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि हमें अपनी जो स्किल मैन पावर है, कैपेबिलिटीज हमारी यूनिवर्सिटीज की, वही बढ़ानी है, और उसके अलावा बाकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड ऑल। तो ये टॉपिक मैंने अपनी तरफ से खत्म किया, क्योंकि काफी दिनों से न्यूज में आ रहा था, हम लोग कर भी रहे थे इसको। तो अभी और देखिए, जो भी न्यूज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जिनको मुझे इन डिटेल लेने की जरूरत है, वो आ जाएंगे सब, लेकिन थोड़ा टाइम लैग के साथ। क्योंकि पहले मैं कोशिश करता हूँ कि पहले न्यूज में जितने डिफरेंट डायमेंशन से आ रहा है उस सब पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, अपने ओपिनियन बताएं आपको कैसा लगा। ये आपके इस बार के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगले मेंस के लिए भी। ओके। और आप करंट अफेयर की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। एंड रही बात जीएस 1 की, तो उसमें मैं अभी आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ, उसको मैं इन डेप्थ ले रहा हूँ अभी तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स पे मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि आपको जीएस 1 भी उतना ही सॉलिड तैयार हो जाए। आई कैन अश्योर यू अबाउट 3 थिंग्स: जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3। ये 3 आपका बहुत अच्छे से तैयार करवा दिया जाएगा, एंड प्लस योर ऐसे। ऑलराइट। आपको सिर्फ अपना एथिक्स अपने आप से करना है, एंड वॉट एवर योर ऑप्शनल इज। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। और मैंने आपको अपनी टेलीग्राम आईडी दे रखी है, इट्स इजी एज बाय 1। ओके। तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जानना है, पूछना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। हैव ए ग्रेट टाइम।